हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग आर्ट में खुश आमदीद। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी शार्प का थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इनहेरिटेंस कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस को हम बेसिकली सी शार्प के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। इनहेरिटेंस काफ़ी कॉमन सवाल है इंटरव्यूज़ के अंदर और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस के अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस, तो इससे रिलेटेड मेजर पार्ट जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का वो इनहेरिटेंस और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो आज के हम वीडियो में देखेंगे कि इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस का मकसद क्या है, इनहेरिटेंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और एक एग्जांपल भी चेक करेंगे इनहेरिटेंस की, ताकि हमको बेसिक आइडिया मिल जाएगा इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या है। फिर जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग एक प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर इन डिटेल देखेंगे इनहेरिटेंस की टाइप्स और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, इंटरफेसेस, ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दोनों दोनों चीज़ें आती हैं, ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके ऊपर होगा। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस से एक्चुअली क्या चीज़ होती है। अच्छा, इनहेरिटेंस को हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं जिसको कहते हैं इज़ अ रिलेशनशिप। इज़ अ का मतलब ये है कि ये फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है। तो एक्चुअली चाइल्ड इज़ अ पेरेंट, इट्स मीन डैट कि चाइल्ड के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी, पेरेंट के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड के पास मौजूद होंगे। ठीक है। इट इज़ अ वे टू एक्वायर द फंक्शनैलिटी ऑफ बेस क्लास इन टू द चाइल्ड क्लास। का मतलब ये है कि मेरी एक बेस क्लास होगी, ठीक है, उस बेस क्लास से ड्राइव कर रही होंगी कुछ चाइल्ड क्लासेस जिनको मैं कहूँगा चाइल्ड क्लासेस। तो बेस क्लासेस के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितनी फंक्शनैलिटी होगी, वो ऑटोमेटिकली मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद होगी, मतलब उसके अंदर आ जाएगी और हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको। इसकी बेसिक एग्जांपल ये है कि पेरेंट क्लास है एक मेरे पास, जिसको हम लोग सुपर क्लास भी कहते हैं या बेस क्लास भी कहते हैं, और उसकी दो मेरे पास अभी चाइल्ड क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लास 1, सब क्लास 1, और या फिर चाइल्ड क्लास 2 या सब क्लास 2 जिसको कह सकते हैं। यूएमएल के अंदर इनहेरिटेंस को इस ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि अनफिल्ड एरो होता है। ये ये एरो जिस क्लास को पॉइंट कर रहा होगा वो मेरे पास सुपर क्लास होगी, और ये एरो निकल के जहाँ भी जा रहा होगा वो उसकी मल्टीपल सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस कहलाएंगी। तो यूएमएल नोटिफिकेशन, यूएमएल नोटेशंस के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस पे जाने से पहले हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। वैसे बेसिकली मैं बता दूं कि एडवांटेजेस होते क्या हैं। इसके दो एडवांटेजेस हैं। रिड्यूस कोड रिटेंडेंसी, इसका मतलब है कि हम लोग कोड की रिटेंडेंसी मतलब होता है मल्टीपल टाइम सेम कोड लिखने से बच जाते हैं। हम लोग रिडंडेंट कोड नहीं लिखते, बार बार एक ही कोड नहीं लिखने की ज़रूरत हमको। हम लोग एक सिमिलर कोड जो कि मुझे मल्टीपल जगहों पे यूज़ हो रहा है, मैं उसको उठाकर एक अपनी बेस क्लास के अंदर रख सकता हूँ, और वो सेम कोड मेरी सब क्लासेस के अंदर, जितनी मेरी चाइल्ड क्लासेस हैं उन सब के अंदर अवेलेबल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। दूसरा इसका मतलब जिसका फ़ायदा ये है, प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड हैं आपस में। अगर रिडंडेंसी से मैं बचूंगा, इसका मतलब है कि मैं कॉमन कोड एक जगह पे रख रहा हूँ, इसका मतलब है रीयूजेबिलिटी, वही कोड मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर रही है विदाउट राइटिंग एनीथिंग। मतलब मैं सिंपल एक क्लास को इनहेरिट कर रहा हूँ और उसमें जितना भी कोड लिखा, जितनी फंक्शनैलिटी है, उसके जितने मेथड्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, टाइप से आने से पहले मैं इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या है। ओके, सो मेरे पास दो क्लासेस हैं जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। एक है मेरे पास स्टूडेंट की क्लास और एक है मेरे पास प्रोफेसर की क्लास। ठीक है। स्टूडेंट की क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि स्टूडेंट की क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये है मेरी स्टूडेंट की क्लास की प्रॉपर्टीज़। ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, प्रोफेसर की क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी।
ठीक है, मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। स्टूडेंट की क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या है? स्टूडेंट आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर और स्टूडेंट की फ़ी। इसी का इसके पास एक मेथड होगा जिसको पब्लिक स्ट्रिंग गेट फुल नेम। ओके, रिटर्न फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन रिटर्न कर रहा है, जो कि मेरा फुल नेम कहलाएगा। यही सेम मेथड मैं जाके प्रोफेसर में भी डाल देता हूँ, क्योंकि हमको प्रोफेसर को भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलाकर एक फुल नेम चाहिए। इसके अलावा इन दोनों के अंदर एक इस स्टूडेंट की क्लास के अंदर एक मेथड है, लेट्स से पब्लिक स्ट्रिंग पे फी। ओके, और इसमें मेरे पास आ रहा है फ्लोट अमाउंट, कि कितनी अमाउंट वो पे कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे एक प्राइवेट मेरे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है बैलेंस के नाम से। बैलेंस इज इक्वल टू स्टूडेंट फी माइनस अमाउंट। ठीक है, लेट्स से रिटर्न फी हैज बीन पेड, योर बैलेंस इज। इसी तरह प्रोफेसर के अंदर एक मेथड है। अच्छा, प्रोफेसर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं? प्रोफेसर आईडी, जो इसकी यूनिक आईडी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ये 4 प्रॉपर्टीज़ सेम है जो कि मेरी स्टूडेंट की क्लास के अंदर भी मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद पर कोर्स भी, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास प्रोफेसर है, वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहा है, तो हर कोर्स की क्या फ़ी है वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो रही है, और वो कितने कोर्सेज पढ़ा रहा है, नंबर ऑफ़ कोर्सेज टीचिंग, मतलब कि वो कितने कोर्स पढ़ा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर सेव हो रहा है। लेट्स से मेरे पास एक पब्लिक मेथड है, फ्लोट गेट मंथली सैलरी। ये क्या रिटर्न करेगा मुझको? पर कोर्स फी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोर्स टीचिंग। इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी मंथली फीस कितनी है। अब प्रोग्राम की क्लास में जाते हैं और इसके 2 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। ओके, सो मेरे पास यहाँ प्रोफेसर की एक ऑब्जेक्ट है, जिसकी प्रोफेसर की आईडी है T101 समीर खान, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, और कितने कोर्स पढ़ा रहा है वो, और पर कोर्स की फ़ी कितनी है। ठीक है, मेरे पास एक और क्लास है स्टूडेंट। लेट्स से इसकी जो आईडी है वो है S101 एंड फर्स्ट नेम इज़ अहमद, लास्ट नेम इज़ खान, फ़ोन नंबर इज़ दिस एंड ईमेल इज़ समथिंग लाइक दिस, और उसकी फ़ी कितनी है? 5000। ओके, अच्छा, अगर मैं अभी इस कोड को रन करूँगा तो मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा? बिल्ड हो रहा है। सबसे पहले प्रोफेसर फुल नेम जो कि ये रहा, उसकी मंथली सैलरी 25,000, क्योंकि 5 कोर्सेज मल्टीप्लाई 5,000 इज इक्वल टू 25,000। स्टूडेंट का फुल नेम एंड पे फी, ये स्पेस 25,000 पे की है इसने, 5,000 टोटल थे, तो कितने बच गए? 25,000 मेरे पास बैलेंस में आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं इस कोड को एनालाइज करूं, एक कोड काम कर रहा है और 100% वर्किंग के अंदर है। ये मेरे पास एक क्लासेस है जिसको मैं एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटाबेस के अंदर इसकी डिटेल्स सेव करवा सकता हूँ।
तो मेरे पास ये क्लासेस मौजूद हैं और जो कि बिल्कुल फ़ाइन काम कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है, कर रही है काम। बट फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक और एंटिटी आ जाती है जो कि प्रोफेसर, स्टूडेंट और एक और तीसरा तीसरा कैटेगरी है जो कि है फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट, फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट। तो उस लैब असिस्टेंट के अंदर भी ये चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ये चार प्रॉपर्टीज़, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, ये चार प्रॉपर्टीज़ उस न्यू क्लास के अंदर भी मौजूद होंगी। और अगर इसी तरीके से और मल्टीपल क्लासेस ऐड होती हैं तो वो और मल्टीपल क्लासेस के अंदर मुझे ये चार प्रॉपर्टीज़ रिडंडेंटली डालनी पड़ेंगी, क्योंकि कोड डुप्लीकेट हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है, बार बार सेम ही कोड मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। और कल को अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू फील्ड ऐड होती है, ईमेल के साथ, फ़ोन नंबर के साथ मैं एड्रेस भी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे हर क्लास के अंदर जाके इंडिविजुअली एड्रेस को ऐड करना पड़ेगा, जो कि मेरी कोड रीयूजेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ही कोड को रीयूज़ नहीं कर रहा, कोड रिडंडेंट कर रहा हूँ, उसकी मैनेजमेंट ख़राब हो रही है, मैं कोड को मैनेज नहीं कर पा रहा। अगर कल को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है और इसमें मुझे कोई एक न्यू फील्ड ऐड करनी होती है तो मुझे मल्टीपल क्लासेस को जाके चेंज करना पड़ेगा इस काम के लिए। तो इससे बचने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिस्टम के अंदर। इनहेरिटेंस क्या करती है, एक बेस क्लास बनाती है, उस बेस क्लास के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम लोग उस बेस क्लास के अंदर डाल देते हैं, और उस बेस क्लास से भी जितनी मेरी चाइल्ड क्लासेज हैं वो सारी उन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही होती हैं। अब इसको एक्शन में देखते हैं किस तरीके से होता है। एक मैं क्लास ऐड करता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल पर्सन। एक पर्सन एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक पर्सन है। ये मेरे पास एक सिंपल सी क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं ये कॉमन प्रॉपर्टीज जो कि दोनों के अंदर मौजूद है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ मैं इधर से उठा के इस क्लास के अंदर ऐड कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ से उसको हटा देते हैं। इस तरह स्टूडेंट के अंदर भी ये चार प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि कॉमन है। ये भी मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ जो कि ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है। अगर मैं अभी program.cs के अंदर जाऊँ तो ये मुझको एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं प्रोफेसर की क्लास में से। तो इन प्रॉपर्टीज़ को पेरेंट क्लास से एक्वायर करने के लिए, पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉलन का कीवर्ड। कॉलन यूज़ करते हैं हम लोग एक्चुअली C# के अंदर इनहेरिटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कॉलन पर्सन, सिंपली जो पर्सन की क्लास है, जैसे मैंने पर्सन ऐड किया यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे जो एरर आ रहा था वो भी चला गया, क्योंकि इसको फर्स्ट नेम मिल गया जो कि पर्सन डॉट फर्स्ट नेम के अंदर आ रहा है, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है। क्योंकि पर्सन मेरी ये बेस क्लास है, उस बेस क्लास का ही फर्स्ट नेम उठा रहा है। इसी तरीके से मेथड भी मेरे पास कॉमन है। गेट फर्स्ट नेम का मेथड यहाँ भी मौजूद है। गेट फर्स्ट नेम का मेथड मेरे पास दोनों क्लास में मौजूद है, तो मैं इन दोनों को उठा के एक में डाल देता हूँ। पर्सन स्टूडेंट के अंदर से भी ये रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आ जाता है एक इनहेरिटेंस, इनहेरिट करवाएंगे पर्सन की क्लास से। ओके। ठीक है। अब मेरे पास सिनेरियो क्या बन रहा है, मेरे पास एक पर्सन की क्लास है। ठीक है। वो पर्सन की क्लास, उस पर्सन की क्लास के अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। और इसके अंदर एक कॉमन मेथड है गेट फुल नेम। ठीक है। प्रोफेसर की क्लास है जो कि पर्सन की क्लास से इनहेरिट हो रही है, क्योंकि अगर मैं इसको अब इज़ अ रिलेशनशिप में डिफाइन करूँगा तो ये मैं ये बोलूँगा, पर प्रोफेसर इज़ अ पर्सन एंड स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, क्योंकि दोनों पर्सन हैं एक्चुअली में। ओके। सो प्रोफेसर के अंदर कुछ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो कि प्रोफेसर के लिए ख़ास है, ये सिर्फ प्रोफेसर की ही होंगी, ये स्टूडेंट की या किसी और लैब इंचार्ज की नहीं हो सकती। तो ये मैंने इंडिविजुअली सिर्फ इसके अंदर पुट की हुई है। इसके बाद इसका एक इंडिविजुअल मेथड है जो कि है गेट मंथली सैलरी, जो कि इंडिविजुअली इसका स्टूडेंट की मंथली सैलरी नहीं होगी, स्टूडेंट की फ़ी होगी। तो इसलिए इसके अपने फ़ी का वेरिएबल और स्टूडेंट आईडी का वेरिएबल बेसिकली मौजूद है इंडिविजुअल क्लास के अंदर, जो कि पर्सन की क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो हमने दोनों चीज़ें अचीव कर ली। हमने अभी तक सिर्फ एक चीज़ देखी है, रिड्यूस कोड रिटेंडेंसी। अच्छा, रीयूजेबिलिटी किस तरीके से होगी? तो रीयूजेबिलिटी इस तरीके से है कि अगर मैं अभी कोई और क्लास ऐड करूं, लेट्स से मैं एक और क्लास ऐड करता हूं उसके अंदर,
लैब असिस्टेंट। मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ जाके यहाँ से इसको इनहेरिट करवाऊँगा पर्सन की क्लास से, और मेरी इस लैब असिस्टेंट की क्लास के पास सारी ये प्रॉपर्टीज़ जो कि यहाँ डिफाइन है और ये मेथड जो कि यहाँ डिफाइन है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएंगे। तो अगर मैं अभी program.cc क्लास के अंदर जाऊँ और लैब असिस्टेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, और कुछ यहीं से कॉपी कर लेते हैं, समीर 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। कंसोलर राइट लाइन डॉट गेट फुल लेंथ। इवन दो मैंने इस लैब असिस्टेंट की क्लास के अंदर कोई मेथड, कोई प्रॉपर्टी, कोई डिफाइन नहीं किया, बट स्टिल क्योंकि मैं इसको पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल, और ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिल गया। तो यहाँ पर आई है मेरी कोड रीयूजेबिलिटी। मेरा एक लिखा हुआ कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, मैं से उसको इनहेरिट करके यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी, और जो कि हमने यहाँ पे अभी अचीव कर लिया। इसके बाद रिडंडेंसी कम ख़त्म हो गई, क्योंकि एक सेम प्रॉपर्टी जो कि मल्टीपल क्लासेस में यूज़ हो रही थी, अब वो सिर्फ एक सिंपल सेम क्लास के अंदर मौजूद है। एक सेम मेथड जो कि मल्टीपल क्लासेस में मैंने लिखा हुआ था, वो अब मैंने सिर्फ एक क्लास के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कोड रिडंडेंसी को रिमूव किया, और मैनेजमेंट आसान इस तरीके से हो सकती है इसकी। फॉर एग्जांपल कल को, जैसे कि मैंने डिफाइन किया था, कल को हमारे पास कोई नई प्रॉपर्टी आती है तो मुझे कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर नई प्रॉपर्टी आती है कि हमने स्टूडेंट का, प्रोफेसर का, लैब असिस्टेंट का, सबका एड्रेस भी लेना है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो पेरेंट क्लास है पर्सन, उसके अंदर जाके सिंपली एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा एड्रेस, और ये प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेसर, स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट इन तीनों क्लासेस में एक्सेसिबल होगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स के ऊपर, क्योंकि इनहेरिटेंस की बेसिकली डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें सिंपल इनहेरिटेंस जो कि आपने अभी देखी, एक चाइल्ड क्लास, एक बेस क्लास, ये सिंपल इनहेरिटेंस। इसके अलावा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अभी हम लोग दो चीज़ें देख चुके हैं, इसके अंदर दो टाइप देख चुके हैं, एक तो सिंपल इनहेरिटेंस है, दूसरी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये दो टाइप हमें देखते हैं। हायरार्किकल क्या होता है कि मैं एक हायरार्की बनाता हूँ क्लासेस की, एक मेरे पास पर्सन की क्लास है, उसके नीचे तीन मेरे पास एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तीन मेरे पास चार क्लासेस हैं, टीचर, स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट। तो ये मैंने एक हायरार्की बनाई है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस मतलब एक चाइल्ड क्लास, एक बेस क्लास, दैट्स इट। मल्टीपल इनहेरिटेंस C# के अंदर अलाउड नहीं है, तो ये भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ केसेस में हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं C# के अंदर। मल्टीपाथ इनहेरिटेंस भी अगले सेशन में देखेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस का बेसिक ओवरव्यू ये है कि मल्टीपाथ का मतलब ये है कि मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट हो रही होगी एक क्लास, जो कि फर्दर इनहेरिट होगी एक और क्लास से, जिसके एक पेरेंट क्लास से। मतलब एक पेरेंट क्लास है, उन दोनों की चार क्लासेस है, वो दोनों चार क्लासेस एक और क्लास के लिए एज अ पेरेंट क्लास यूज़ हो रही है। ठीक है, हाइब्रिड जो है वो इनका कॉम्बिनेशन है, मल्टी लेवल और मल्टीपाथ इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ये हमने देख लिया था, इसकी एग्जांपल हमने अभी चेक कर ली कि एक प्रोफेसर है, एक पर्सन की क्लास है, उसके दो चाइल्ड क्लासेस हैं, स्टूडेंट और प्रोफेसर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, क्योंकि अगर मैं अभी अपने कोड में जाऊं और कोड में जाने के बाद program.cs के अंदर अगर मैं चाहूँ कि मुझे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं बिल्ड करूँगा, ये बिल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि पर्सन का ऑब्जेक्ट बन सकता है सिस्टम के अंदर, मगर हमारे सिस्टम के अंदर पर्सन की कोई लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पर्सन खुद कुछ नहीं है। पर्सन या तो लैब असिस्टेंट होगा, वो या तो स्टूडेंट होगा, या तो प्रोफेसर होगा। तो मुझे ये
अलाउ नहीं करना कि कोई भी डेवलपर पर्सन का ऑब्जेक्ट बना सके और पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ डाल सके और उसके मेथड यूज़ कर सके। मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सके, तो उस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट we cannot create an object of an abstract class. It is more like a concept and doesn't represent actual logical implementation. इसका मतलब ये है कि मेरी पर्सन की जो क्लास है वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन होगा, और पर्सन बताते खुद कुछ नहीं है, बल्कि पर्सन या तो लैब असिस्टेंट होगा, या तो स्टूडेंट होगा, या प्रोफेसर होगा। तो पर्सन का खुद कोई लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये कह सकते हैं कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तो है बट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सिस्टम के अंदर पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। जैसे मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ऐड करूँगा, तो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ऐड करते ही यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस पर्सन। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन दोनों का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख रहे हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। तो सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड ऐड करने से मैंने क्या किया, मैंने डेवलपर्स को और जो मेरा कोड यूज़ कर रहे होंगे उनको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो पर्सन का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा इसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, तो क्या इससे मेरी फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इससे फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर मेन मेथड भी हो सकते हैं। मेन मेथड मुराद के सिंपल मेथड भी हो सकते हैं जो कि हर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे, और इसके अंदर वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट लेट्स से स्ट्रिंग। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती, ठीक है। अगर मैं अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन देना चाहूँगा यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर अ बॉडी बिकॉज इट इज़ मार्क एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर मेरे पास कोई क्लास है जो कि कोई मेथड है जिसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट मार्क किया हुआ है, उसका मैं कोई बॉडी नहीं बना सकता। उसका रीज़न ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो ये मेथड्स बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन हुआ है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हर चाइल्ड क्लास इंडिविजुअली अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रही होगी अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। अभी अगर मैं इसको बिल्ड करूं तो ये बिल्ड नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है, और उस मेथड को मैंने अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसने एरर क्यों दिया, उसके बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, इसकी रीज़न क्या है एरर का। लेट्स से मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करता हूँ, ठीक है, लैब असिस्टेंट डॉट व्यू टेस्ट पेपर। ये मेथड मुझे एक्सेसिबल है, बट इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है। अगर मैं इस मेथड के ऊपर जाऊँ तो इस जो मेरी बेस क्लास है उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जो मेरे चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी। तो C# जो कंपाइलर है वो किस मेथड को आइडेंटिफाई करेगा और किस मेथड को रन करेगा। इसीलिए कंपाइल टाइम पे C# हमको एरर देता है कि हमने किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, और इस वजह से उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट किए बगैर मैं कोड को कंपाइल नहीं कर सकता, कोड को बिल्ड नहीं कर सकता। तो इसका रीज़न ये है कि इसका रीज़न सिंपल ये है कि अगर यहाँ पे एक्सेसिबल है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए C# को। तो लेट्स ओवरराइड कीवर्ड लिखेंगे, और ये मेरे पास मेथड आ गया। रिटर्न व्यू टेस्ट पेपर की इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट के लिए डिफरेंट है, टीचर के लिए डिफरेंट है, और लैब असिस्टेंट के लिए डिफरेंट है। इसलिए हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है पर्सन की क्लास के अंदर, और डिपेंडिंग ऑन द
बेस क्लास, सॉरी डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड क्लास हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास राइट्स होंगे कि वो टेस्ट पेपर को सिर्फ व्यू कर सकता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता या वो उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता। बट प्रोफेसर के पास राइट्स हैं कि उसको व्यू भी कर सकता है, उसको एडिट भी कर सकता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन दोनों क्लासेस के लिए डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको बेस क्लास के अंदर इसकी एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकता। अब मुझे चाइल्ड क्लासेस के अंदर इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी इसकी। ओके, सो रैम डॉट सी करना चाहते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है। लैब असिस्टेंट का व्यू टेस्ट पेपर का मेथड कॉल हुआ, इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन थी। प्रोफेसर के व्यू टेस्ट पेपर की अपनी इम्प्लीमेंटेशन थी और स्टूडेंट के व्यू टेस्ट पेपर मेथड की अपनी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो इंडिविजुअली क्लासेस ने अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किए और कोड को रन किया। ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का सॉरी एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बोथ। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एक ऐसा मेथड है जिसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन हर चाइल्ड क्लास के अंदर देना नहीं चाह रहा। ओके, फॉर एग्जांपल पब्लिक string, public string, let's name it method a, for example it could be anything, मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं इसको मेथड a कह रहा हूँ फिलहाल, और इसको मैंने कह दिया virtual। क्योंकि मेरी क्लास अभी तक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर मैं virtual मेथड यूज़ कर सकता हूँ, सॉरी यप। ओके, मेरे पास एक यहाँ पे मेथड है जिसको मैंने मेथड ए का नाम दिया, जो कि एक वर्चुअल मेथड है। और इस वर्चुअल मेथड, क्योंकि ये वर्चुअल मेथड है तो इस वर्चुअल मेथड की मैं इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दे सकता हूँ। और इसको ओवरराइड करना हर क्लास के लिए, हर चाइल्ड क्लास के लिए मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थ्रो एन एक्सेप्शन ऑफ थ्रो नॉट implemented exception। ठीक है, ये मेरे पास एक मेथड है, मेथड ए, जिसके मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। और मेथड ए की इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअली प्रोफेसर और स्टूडेंट के लिए हो सकती है, बट फॉर एग्जांपल मुझे लैब असिस्टेंट के लिए ये मेथड नहीं चाहिए, मुझे इस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करना लैब असिस्टेंट के लिए। तो इसलिए मैं इसको वर्चुअल रख सकता हूँ, क्योंकि ये मस्ट नहीं है कि मैं सबके लिए इसको इम्प्लीमेंट करूँ। मैं चाहूँ तो मैं वो प्रोफेसर के लिए जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं जाके प्रोफेसर के लिए इम्प्लीमेंट करूँगा, एक काम करते हैं, इसको ना एक्सेप्शन थ्रू हो जाएगी, यहाँ पे इसको करते हैं रिटर्न मेथड ए ऑफ बेस क्लास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओवरराइड करते हैं मेथड ए को। जैसा कि आप देख रहे हैं मेथड ए को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ यहाँ पर, और चाहूँ तो ना करूँ, मतलब हमारे पास ऑप्शनल है। वर्चुअल के केस में हमारे पास ऑप्शनल है, और एब्स्ट्रैक्ट के केस में मस्ट है कि हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें चाइल्ड क्लासेस के अंदर। मेथड ए ऑफ प्रोफेसर, ठीक है। अभी अगर मैं प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास के अंदर जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूँ लैब असिस्टेंट डॉट मेथड ए, और उसके साथ साथ प्रोफेसर डॉट मेथड ए,
एंड स्टूडेंट डॉट मेथड ए। क्योंकि हमने प्रोफेसर की क्लास के अंदर मेथड ए की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है, तो ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करेगा जो कि इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद है। बट क्योंकि मैंने लैब असिस्टेंट की क्लास के अंदर और स्टूडेंट की क्लास के अंदर मेथड ए की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई, तो ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा होगा? ये ऑफ कोर्स मेरी बेस क्लास का मेथड ए यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। जैसे कि लैब असिस्टेंट ने रन किया मेथड ए ऑफ बेस क्लास, मेथड ए ऑफ प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास के अंदर मैंने मेथड ए की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है, इसलिए उसने मेथड ए ऑफ प्रोफेसर यूज़ किया, अपनी क्लास का मेथड यूज़ किया। और स्टूडेंट के अंदर भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी थी मेथड ए की, तो उसने भी बेस क्लास का ही मेथड यूज़ किया। अच्छा, विर्चुअल का फ़ायदा क्या है? विर्चुअल का फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ है जो कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए कॉमन है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट के लिए वो कॉमन है, बट प्रोफेसर के लिए डिफरेंट हो सकती है या किसी और के लिए डिफरेंट हो सकती है, तो जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो मैं अपने बेस क्लास के अंदर रख सकता हूँ, अपनी पर्सन की क्लास के अंदर रख सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल अटेंडेंस, क्योंकि फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट और स्टूडेंट के अटेंडेंस का मैकेनिज्म सेम है, तो मैं यहाँ पर उसको अटेंडेंस का जो मेथड है वो मैं पर्सन की क्लास के अंदर रख सकता हूँ। बट फॉर एग्जांपल प्रोफेसर के लिए अटेंडेंस का मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो वो प्रोफेसर की क्लास उस मेथड ए को ओवरराइड कर सकती है और अपने हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकती है, क्योंकि उसकी अटेंडेंस का मैकेनिज्म डिफरेंट है और जो स्टूडेंट और लैब असिस्टेंट की अटेंडेंस का मैकेनिज्म है वो सेम है। वो बिल्कुल, यानी कि मोस्ट ऑफ दी चाइल्ड क्लासेस वो सब सेम तरीके से उस मेथड को इम्प्लीमेंट करती हैं, तो मैं उसको बेस क्लास में वर्चुअली डाल सकता हूँ, वर्चुअल मेथड के तौर पे डाल सकता हूँ। तो जिन जिन क्लासेस में मैंने उस पर्टिकुलर वर्चुअल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी हुई होगी, वो सिंपली मेरी बेस क्लास का मेथड यूज़ कर रहे होंगे, और जिन क्लासेस के अंदर मैंने उस वर्चुअल मेथड को ओवरराइड किया हुआ होगा, तो वो मेरे ओवररिडन मेथड्स को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है? आई थिंक दैट्स ऑल। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिंपल देखा कि इनहेरिटेंस क्या होती है। इनहेरिटेंस एक्चुअली इज़ अ रिलेशनशिप, चाइल्ड और पेरेंट क्लास का रिलेशनशिप है। हम लोग इनहेरिटेंस इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कॉमन फंक्शनैलिटी को एक बेस क्लास के अंदर मूव कर दें और कोड रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकें और कोड रिडंडेंसी को रिमूव कर सकें, कि मेरा जो सेम कोड है वो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर मौजूद हो और जितनी भी उसकी 4 क्लासेस हैं वो उन सबको यूज़ कर सकें। उसके बाद हमने ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, वो एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और उसकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर नहीं है, बल्कि वो एक सिंपल एक मेरा कॉन्सेप्ट है जिसके बिहाफ पे सिस्टम रन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स देखे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड्स होते हैं जो जिनकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती, और ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाइल्ड क्लासेस के लिए ओवरराइड करना लाजमी होते हैं, यानी कि ये लाजमी उनको चाहिए कि ओवरराइड करें वो मेथड्स। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करता हूँ तो मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। इसके बाद हमने देखा वर्चुअल मेथड्स सिंपल वो मेथड्स हैं जिसको ओवरराइड करना लाजमी नहीं है और वर्चुअल मेथड की बॉडी हो सकती है। हम लोग वर्चुअल मेथड को बेस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड क्लास मेरे वर्चुअल मेथड को ओवरराइड नहीं करेगी तो बेस क्लास का मेथड रन होगा। अगर कोई चाइल्ड क्लास मेरे वर्चुअल मेथड को ओवरराइड करेगी तो वो ओवरराइड मेथड यूज़ हो रहा होगा। इसी के साथ साथ एक सिंपल मेथड भी हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं जो कि सिंपल मेथड है। अब सवाल ये है कि अगर सिंपल मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरराइड करके मेरे पास गेट मेथड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा, बट अगर मैं सिंपल ये करूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट फुल नेम, अब क्या होगा? इसने मुझे रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया। इसका मतलब इस एरर का मकसद क्या है? एरर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
प्रोफेसर डॉट गेट फुल नेम हाइड इनहेरिटेड मेंबर पर्सन डॉट गेट फुल नेम यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वॉज इंटेंडेड। ओके, सबसे पहले उसका जो मेन जो एरर है वो तो रिटर्न टाइप की वजह से है, हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे, रिटर्न लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो एरर तो ख़त्म हो गया। मेथड ऑफ प्रोफेसर, ठीक है। अब मेरे पास वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है कि यही सेम नाम का मेथड मेरी बेस क्लास के अंदर भी मौजूद है और उस वही सेम मेथड मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर भी डिफाइन कर रहा हूँ। तो मुझे सीशा भी ये बता रहा है कि प्रोफेसर यानी कि जो ये वाला मेथड है जो कि प्रोफेसर की क्लास के अंदर मौजूद है, इट हाइड इनहेरिटेड मेंबर पर्सन डॉट गेट फुल नेम, जो कि मेरे पर्सन डॉट गेट फुल नेम को हाइड कर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहा है। तो अगर ये वाकई मुझे करना है, इंटेंडेड है अगर ये, तो मुझे न्यू का कीवर्ड यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। और न्यू का कीवर्ड यूज़ करने से मेरा जो यानी कि एक कंपाइलर को ये पता चलेगा कि उसने इस क्लास का मेथड यूज़ करना है इम्प्लिसिटली। अगर मैं डिफाइन नहीं भी करूँ और मैं प्रोग्राम डॉट सी के अंदर जाके इस कोड को रन करूँ तो क्या रन होगा? मेथड ऑफ प्रोफेसर, इसने गेट फुल नेम की जगह मेरे बेस क्लास की बजाय इसने अपनी चाइल्ड क्लास का मेथड यूज़ किया। क्यों? क्योंकि मैंने उस चाइल्ड क्लास के अंदर उस बेस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने प्रोफेसर के जो ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप है प्रोफेसर। अगर मैं यहाँ पे इसको पर्सन कर देता हूँ, पर्सन करने की रिजल्ट में मुझे क्या होगा कि मेरे पास जो इंडिविजुअल मेथड है जो कि मेरी प्रोफेसर की क्लास के अंदर मौजूद है, वो मेथड मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और बेस क्लास के अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं है। मेरे बेस क्लास के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, बल्कि चाइल्ड के अंदर बेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या मेथड्स होते हैं। तो अब इस प्रोफेसर की जो वेरिएबल का जो टाइप है वो पर्सन है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये गेट फुल नेम मुझे क्या रिटर्न करेगा? इसका फुल नेम रिटर्न करेगा। सबको देख लेते हैं, समीर खान, ठीक है, समीर खान। तो सिंपली इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया है प्रोफेसर का, ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ है मेरे पास प्रोफेसर का, बट वो ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर हो रहा है? वो पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर मैं उसको पास कर रहा हूँ, पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि मेरा प्रोफेसर की क्लास मेरी पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर रही है, इसीलिए मैं प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर सका। अब क्योंकि ये पर्सन की टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जो गेट फुल नेम है ये पर्सन की क्लास का कॉल हो रहा होगा, क्योंकि इसको अभी अपनी चाइल्ड क्लास के बारे में कुछ नहीं पता। इसको नहीं पता कि चाइल्ड क्लास के अंदर कौन सी फंक्शनलिटी मौजूद है, क्योंकि चाइल्ड क्लास मल्टीपल हो सकती हैं। इसको नहीं पता इसने कौन सी चाइल्ड क्लास यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऑब्जेक्ट है ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब मैं इस केस में इसको कॉल करता हूँ तो ये पर्सन के फुल नेम को कॉल करेगा और मुझे एक्चुअल फुल नेम यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा, समीर खान। इस तरीके से अगर मैं पर्सन की जगह प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, अगर मैं प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैंने प्रोफेसर की क्लास के अंदर गेट फुल नेम को जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है प्रोफेसर डॉट फुल नेम। पहले क्या दिख रहा था? पहले दिख रहा था पर्सन डॉट फुल नेम, ठीक है। तो प्रोफेसर डॉट फुल नेम, अब मैंने फुल नेम की इम्प्लीमेंटेशन प्रोफेसर की क्लास के अंदर दी हुई है, तो सिंपली वो मेरी चाइल्ड क्लास की ही मेथड को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि मैंने यहाँ पे न्यू लगाया है या नहीं लगाया है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी चाइल्ड क्लास के मेथड को ही यूज़ करेगा क्योंकि उसको लास्ट में यही वाला मेथड मिला। ओके, तो फाइनल्स को रन करके देख लेते हैं। जगह इसने रन किया मेथड ऑफ प्रोफेसर, जो कि मेरा एक्चुअली यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो मैं इसको बस ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने कोई मेथड ओवरराइड करना है तो उसको या तो वर्चुअल डिफाइन करें या तो ओवरराइड या तो एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करें। इस तरीके से करने से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और कोई न्यू बंदा कोड रीड करेगा तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा कि पर्सन की क्लास के अंदर ये मेथड बना हुआ है गेट फुल नेम और प्रोफेसर के अंदर भी उसको लिखा हुआ है गेट फुल नेम विदाउट एनी न्यू और एनी लेट्स से ओवरराइड कीवर्ड। तो ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा।
तो अगर हमने यूज़ ओवरराइड करना है तो उसको या तो वर्चुअल डिफाइन कर दें, वर्चुअल वर्चुअल डिफाइन हो जाएगा ये, और वर्चुअल यहाँ पे ये ओवरराइड यूज़ हो जाएगा इसके अंदर। तो ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगी यहाँ से, और ये डिफाइंड होगा कि ये ओवरराइड कर रहा है मेरे गेट फुल नेम को, ठीक है। और अगर मकसद ये नहीं है हमने क्लास गेट फुल नेम बेस क्लास का ही यूज़ करना है, तो इसको ओवरराइड या सिंपल इसकी इम्प्लीमेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। आई होप काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो ये होता है यही वाला होता है कि कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इंटरव्यू में काफ़ी इंटरव्यूअर्स इसको घुमाते हैं कि अच्छा अब कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होगा, अच्छा अब कौन सा मेथड कॉल होगा। तो आई होप कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो ये देख लिया हमने, और उसके बाद हमने ओके कोड भी देख लिया हमने। तो डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।